हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड सेकंड सेम का लेक्चर 2, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो हमारे पास इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। अब देखो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो जो आपके पास जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, जितना भी आर्ट के बारे में, ड्रामा एंड आर्ट के बारे में किया, उसको आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस की बात है, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, कला शिक्षा का महत्व। तो इसमें क्रिएटिविटी दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता। क्रिएटिविटी अब आप कैसे लाओगे किसी स्टूडेंट के अंदर? तो क्रिएटिविटी से बच्चे के अंदर भी अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी होती है। ठीक है। किसी की जो क्रिएटिविटी है वो एकदम से बाहर नहीं निकलती, वो धीरे धीरे क्या करता है, हर किसी के अंदर अपने एक खूबी होती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसमें होती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, कुछ अपने टीचर के लिए बना के ले आएगा और अपने टीचर को दिखाएगा। ठीक है। तो उससे क्या, उसकी एक क्रिएटिविटी जो है वो निकल के आ रही है। आप क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को बोलेंगे कि बेटा इसमें ये चीज आप और ऐड करते तो ये और अच्छा लगता, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम से इंक्रीज होगा। तो क्रिएटिविटी क्या है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। अब देखो, आपके अंदर अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आ चुकी है कि हमने इस ट्रेनिंग को, अगर इस प्रोफेशन को चूज किया तो हम एक अच्छा टीचर बनकर यहाँ से निकलेंगे। तो बस यही है कि क्रिएटिविटी आप अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, उसको आपने कैसे जागृत करना है, वही सारी बातें आप क्रिएटिविटी में अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन। बेहतरीन शैक्षणिक प्रदर्शन में आप कैसे बता सकते हैं बच्चों को? देखो, जैसे आप स्कूलों में क्या करते हैं, स्कूल या कॉलेजेस में हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे साइंस की कंपटीशन हो गया, साइंस फेयर कंपटीशन हो गया, उसमें क्या करते हैं बच्चे अपनी अपनी अलग से भागीदारी निभाते हैं। कोई मॉडल बना के ला रहा है, कोई चार्ट बना के लाएगा, कोई अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो क्यूज में बैठेगा, जो उससे क्वेश्चन पूछेंगे उसका वो सही से आंसर देगा। तो एक किस्म से क्या, इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चों की हमने क्या करना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। उन्हें जहां पर उन्हें कुछ पता नहीं लगता, हमें उनको उनकी हेल्प करके उनको सिखाना है, ताकि आगे जाके बच्चा जो है वो घबराए नहीं और अपने आंसर जो है एकदम से एक एक्यूरेट दे सके। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो ये बातें यहाँ पर कर रहा हूँ वो मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर दी हैं। ठीक है। अगला है हमारा मोटर स्किल, यानी कि मोटर का कौशल। अब मोटर के कौशल से ये नहीं समझना कि मोटर चलानी है भाई। देखिए, मोटर का कौशल, कौशल क्या मतलब है, हर किसी स्टूडेंट की क्या है, अपनी अपनी एक मोटर स्किल होती है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की जो कुछ स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो मैकेनिकल साइड में ज्यादा होगा, किसी का जैसे मोटर मैकेनिक का होता है वो काम कर सकता है, इंजीनियरिंग साइड होगा, वो सारे कौशल इसमें आएंगे। ठीक है। बच्चा क्या करेगा, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या करेगा, कंप्यूटर अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज ले रहा है, तो वो वहां जाएगा और उस कंप्यूटर को वो खोल कर एक बार जरूर चेक करेगा कि इसमें है क्या क्या, किस तरह से इसमें सिस्टम जो है सेटअप किया गया है। अब मान लो कोई आपका मोटर मैकेनिक है, बाइक ठीक करने वाला है, कार ठीक करने वाला है, तो वहां पर उसके पास अपना एक कौशल होगा। जो चीज आप ठीक नहीं कर सकते वो आपको एकदम से बनाकर दे देगा। तो इसमें क्या है, मोटर स्किल्स का होना भी काफी जरूरी है, कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ मोटर स्किल्स होनी चाहिए। अब जैसे आजकल सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट, उसमें आपका बैंकिंग का अलग से है, या फिर जो भी आजकल वोकेशनल सब्जेक्ट लगे हैं उनमें उनकी एक अलग से रुचि बन चुकी है। अब वोकेशनल सब्जेक्ट में साथ में आजकल म्यूजिक को जोड़ दिया गया, तो म्यूजिक में काफी लोग जो है इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो मोटर स्किल इसमें क्या है, किसी, देखो मोटर स्किल में और क्या आ सकता है, मोटर स्किल में किसी बच्चे को अगर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी उसमें प्ले कर सकता है। ये सारा इसमें आ सकता है आराम से, आप लोग इसको अपने आप बनाकर लिख लेंगे। कॉन्फिडेंस में क्या आएगा, आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास से आप सब जानते हैं कि आत्मविश्वास बच्चे के अंदर कैसे लाया जाए, आपके अंदर कैसे आया, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है। अगर मान लो आपने अब आपका ही एग्जांपल लें, तो आपसे टीचर क्या करता है, कई बार क्वेश्चन पुट अप करेगा कि इसका आंसर बताओ। कई बार क्या होता है कि आप लोग उस आंसर को देने के लिए इतना एक्टिव नहीं होते, और ना आपसे वो आंसर एकदम से दिया जाता। आप थोड़ी देर उसके बारे में सोचेंगे, फिर कुछ देर के बाद उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है, मान लो एकदम से आपसे पूछा, ठीक है, पहले बच्चा क्या होगा, या फिर आप ट्रेनिंग है, आप एकदम से क्या होंगे, घबरा जाएंगे, खड़े होंगे, पहले उस टॉपिक उसके बारे में सोचेंगे कि इसमें क्या पॉइंट हम डाल सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप में एक क्षमता होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करोगे और उसको एक एक करके बोलना शुरू कर दोगे। मान लो आपसे कुछ पूछ लिया, अगर आपसे पूछ लिया गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप कैसे बताएंगे? अब जिसको एकदम से कॉन्फिडेंस होगा एकदम से बोल देगा कि इसका फॉर्मूला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। भाई फॉर्मूला आगे पीछे करके कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये उसमें कॉन्फिडेंस दिलाना है, ना कि उसका कॉन्फिडेंस लूज करना है। सेकंड है हमारा विजुअल लर्निंग, यानी कि दृश्य लर्निंग या फिर विजुअल लर्निंग भी आप इसको लिख सकते हैं। विजुअल लर्निंग क्या है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, या फिर कोई वीडियो लेकर आप आ रहे हैं, उसको बच्चा देख रहे हैं, वो सारा क्या विजुअलिटी है, ठीक है। विजुअल जो आप दिखा रहे हैं, एक किस्म से बच्चा क्या कर रहा है, उसको ग्रैस्प कर रहा है, सीख रहा है उससे, और वही चीजें वो बाद में क्या कर रहा है, अपने आप इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी बातें इसमें आ सकती हैं कि विजुअल लर्निंग क्या है। विजुअल एड्स में जैसे आपकी विजुअल एड्स होती हैं, उसको आप यूज करके इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेरेंस, ठीक है, दृढ़ता। अब दृढ़ता में क्या आएगा, आप किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी एक अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो उसको तो आप एकदम से क्लियरली आप उसको करवा सकते हो। जैसे इस टाइम मेरी इन सब्जेक्ट्स में इतनी पकड़ नहीं है, मेरी पकड़ इस टाइम बन चुकी है सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के लिए। तो इसमें क्या है कि मेरी इतनी पकड़ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपकी क्या अपनी एक भागीदारी होगी कि आपके अंदर कैसे प्रिजर्वेरेंस आएगी, दृढ़ता कैसे आएगी, आप उस सब्जेक्ट को कैसे आप अपने परफॉर्मेंस आगे ब्लैक बोर्ड के सामने या फिर कहीं और जाके आप देंगे। अब आप जैसे अब इसी में माइक्रो टीचिंग आपकी चलेगी, तो माइक्रो टीचिंग में भी क्या है, आप कैसे ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े होंगे, कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप लेक्चर को डिलीवर करोगे, लेसन प्लान को, वो सारी बातें इसमें आएंगी। तो ये दृढ़ता मतलब एक आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमने इस टॉपिक पे अगर कुछ करना है तो उसको एक्सप्लेन अपने हिसाब से ही करना है, ठीक है। फोकस, अब फोकस की बात है, तो फोकस में क्या होगा, मान लो आपकी टीचिंग चली हुई है, टीचिंग प्रैक्टिस चली है, आपके ही ग्रुप्स बनेंगे, तो उसमें क्या होगा, आप अगर पढ़ा रहे हैं तो पीछे 6-7 बच्चे बैठे होंगे और साथ में आपका जो ऑब्जर्वर होगा, टीचर साथ में बैठा होगा। तो मेन फोकस जो है आप उस टाइम क्या होगा, बच्चों का आपके ऊपर होगा, ऑब्जर्वर का आपके ऊपर, और आपका जो है वो बच्चों के ऊपर होगा। तो आपके अगर उस टाइम आपके लिए वो स्टूडेंट है, ना कि बीएड ट्रेनीज, तो सारा फोकस क्या होगा, आपके ऊपर होगा, बच्चों के ऊपर होगा, ऑब्जर्वर का आपके ऊपर होगा। तो आप कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, कैसे आप उनको पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं, वो सारी बातें वो नोट करते जाएंगे। उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस में उसमें कितना अच्छा आप दे सकते हो, वो सारा उसमें देखा जाएगा। अब एंटरटेनमेंट की बात करें, तो एंटरटेनमेंट में आपका सारा मनोरंजन आ गया, वीडियो गेम्स आ गई, जो भी आप नाटक कला, नृत्य कला या फिर संगीत कला में रुचि रखते हैं, आप अगर कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और गाने भी सुन रहे हैं, तो वो सारा मनोरंजन में आ गया। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के। अब करते हैं जो इंपॉर्टेंस थी इसकी। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ओपिनियन रिगार्डिंग आर्ट्स। अब ये जो है कला संबंधी दृष्टिकोण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी मैं इसमें 2-3 अभी बताऊंगा, उसके बाद जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो प्राचीन समय से आधुनिक काल तक कला संबंधित कई दृष्टिकोण विकसित हुए हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कला प्रकृति के अनुकरण के रूप में या फिर कला सौंदर्य के रूप में। तो कला सौंदर्य के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, कला का सौंदर्य रूप में, कला को सौंदर्य रूप में देखने की विचारधारा उतनी ही प्राचीन है जितनी की अनुकरण करने की अवधारणा। उस समय यह विचारधारा प्रमुख थी कि कलाकृति वास्तविक की प्रतिमूर्ति हो, उसके गुणों का निर्धारण कर उसके सौंदर्य के आधार पर किया जाता था। लेकिन सुंदरता को कला का पूर्ण उद्देश्य नहीं माना जा सकता। सुंदरता भी अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, वो समय समय पर अपनी रुचि, उसकी रुचि के अनुसार बदलती रहती है। देखो इसमें क्या आएगा कि कला में क्या है, कला सौंदर्य के रूप में। अब कला सौंदर्य के रूप में तो है, लेकिन हर समय क्या है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचियां बदलती रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लो आज अगर वो उसकी रुचि किसी खेल में है, कुछ दिनों के बाद अगर वो, जैसे मान लो अभी किसी की बैडमिंटन में है, वो क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद अगर टेबल टेनिस खेलना शुरू करेगा, तो उसका ध्यान जो है ज़्यादा, उसकी रुचि जो है एकदम से टेबल टेनिस में ही लग जाएगी, क्योंकि दोनों गेम्स क्या है, आपस में मिलती जुलती हैं। टेबल टेनिस भी वैसी है और रूल्स बिल्कुल दोनों के सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं। तो उन दोनों गेम्स में उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। और सुंदरता की अगर बात करें, तो इसमें कोई केवल सुंदरता ही नहीं देखी जाएगी, ठीक है, सौंदर्य रूप नहीं आएगा, इसमें सारी विचारधाराएं देखी जाएंगी। आपका वास्तविक, आपकी जो आंतरिक, आपकी जो एक किस्म से जो कलाकृति है, आप कैसे बाहर निकाल रहे हैं अपनी, वो सारी बातें इसमें आएंगी। कि ऐसा नहीं कि सुंदरता को आपने उद्देश्य मान लिया और बोल दिया कि जी कला में सुंदरता होना आवश्यक है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य का अपना
ये बोलते हैं ना रंग बदल दिया, ठीक है। तो वही है कि व्यक्ति अपना कब रंग बदल दे किसी को कोई पता नहीं होता। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। मेरे पॉइंट्स कुछ होंगे, आपकी जो सोचने की समझने की शक्ति है वो कुछ और है, आप अपने मर्जी से पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपका लेवल इस टाइम इतना है कि सिर्फ मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर करूंगा, आप अपने आप से बनाकर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कला विचारों के आदान प्रदान के रूप में। कला के विषय में यह धारणा प्रचलित है कि कला संदेश वाहन का कार्य करती है, जिसे बुद्धि के द्वारा समझा जाता है, किंतु वास्तव में कला हमारी बुद्धि से नहीं बल्कि भावनाओं से संबंधित है। यह विचारों से स्वतंत्र जन्म लेती है और उनसे प्रभावित नहीं होती। किसी कलाकार कलाकार का उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं अपितु अपने भावों को व्यक्त करना है। अपनी भावनाओं का मूर्त रूप से वह अपनी रचना भावनाओं का मूर्त रूप वह अपनी रचना में देखता है। उसके और इसके विषय में दूसरों से वार्तालाप करता है, किंतु यह वार्तालाप विचारों का आदान प्रदान नहीं अपितु रचना के विषय में होता है, जिसमें कलाकार दर्शक की सहभागिता प्राप्त करता है, कलाकृति का मूल्यांकन करता है और उसके भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव को अनुभव करता है। देखिए कला विचारों के आदान प्रदान में कैसे आएगा। जैसे मान लो आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोग कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और एक किस्म से आपने अपने फ्रेंड्स को बात बताई, कुछ देर के बाद वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से क्या है, जो विचारों का जो आदान प्रदान होता रहता है वो एकदम से बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब बोल दिया जाएगा कि जो हमारी जो कला है, ठीक है, वो एक्चुअल में हमारी बुद्धि से नहीं होती, हमारी भावनाओं से भी संबंधित है, ठीक है। अब भावनाओं से कैसे संबंधित है, अगर आप मान लो कोई एक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या है, आपकी बुद्धि काम करे या ना करे, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं वो अवश्य काम करनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपकी भावनाएं भावनाओं से संबंधित होती चलेगी, ठीक है, भावनाएं आपकी क्या है, एकदम से उजागर होंगी। कोई अगर सीन क्रिएट करना है रोने का, तो वहां पर आपकी क्या एक्सप्रेशन होंगे, हंसने का वहां क्या एक्सप्रेशन हो, गुस्सा है वहां क्या एक्सप्रेशन होंगे, वो सारी बातें इसमें आएंगी। अब क्या है, इसमें बोल दिया गया है कि जो भावनाएं स्वतंत्र जन्म लेती हैं। देखिए स्वतंत्र जन्म से यहाँ ये मतलब है कि जो हमारे अंदर जो जितनी भी कलाकृतियां हैं, जो हमारे अंदर जो कला है, वो हमारे स्वतंत्र जन्म यानी कि जन्म से ही हमारे अंदर है, ठीक है, उसे बाद में नहीं लाया गया, ठीक है। और रही बात, अगला पॉइंट इसमें दिया है कि कलाकार का उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं अपितु अपने भावों को व्यक्त करना है। अब देखिए कलाकार क्या करेगा, एक कहानी, जो कहानीकारक है वो कहानी सुना देगा, लेकिन कहानी किस वे में सुनाएगा, वो कहानी इस वे में सुनाएगा कि वो अपनी भावनाओं को भी उसमें प्रकट करेगा, ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीख सकें। अब आप कई बार क्या होता है, कोई प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे, ठीक है, जैसे हम लोग भी जाते हैं कई बार, तो उसमें क्या है, हम अपनी भागीदारी दिखाते हैं, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम स्टेज पे खड़े होके क्या करेंगे, कुछ ना कुछ स्पीच थोड़ी सी दे देंगे कि हमने ये किया वो किया सो किया। अब बड़े बड़े लोग जाएंगे, बड़े बड़े सिंगर जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपना पहले परिचय देंगे, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं कि हमने इस गाने को तब गाया, इस गाने को तब गाया, और मेरा ये गाना इतना हिट हुआ, वो हुआ। तो उस करके उसके बाद जो है वो विचारों का आदान प्रदान करके जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके माइंड में वो बात बैठेगी और वो उसको सुनेगा। उसके बाद जो है कलाकार जो है अपना कार्य शुरू करेगा। अब कला, अगला पॉइंट है कला मनोरंजन के रूप में। अब कला क्या है, मनोरंजन के रूप में कैसे है, में कुछ लोगों का विचार है कला के द्वारा लोगों को मनोरंजन करवाना, ठीक है। यह विचार सामूहिक कलात्मक साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे लोक संगीत आ गया, दूरदर्शन, रेडियो, मैगजीन, इंटरनेट, कॉमिक्स, फिल्म इत्यादि। किंतु इन सब चीजों के द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई भावनाएं बाहर आती हैं। यह प्रकृति अत्यधिक हानिकारक है और आज शिक्षा का स्तर इसके द्वारा नीचे गिर रहा है। यह व्यक्तियों को भटकाकर जीवन की वास्तविकताओं से दूर करते हैं, जिसमें व्यक्तियों के विकास में रुकावट आती है। कलात्मक अनुभव आनंद देता है, किंतु यह उसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। अब देखिए कला में मनोरंजन तो है, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अब देखो सिंपल है, गाने सुनना, गाने सुन लिए, न्यूज़ सुन ली, मैगजीन पढ़ ली, इंटरनेट में आपने काम कर लिया, लेकिन इससे क्या है, आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब इसका मिस यूज होने लग पड़ेगा तो क्या है, इससे जो मनोरंजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज क्या है, शिक्षा का स्तर क्यों नीचे गिर रहा है,
सभी बच्चों के पास क्या मैक्सिमम एंड्रॉयड फोन्स हैं, ठीक है, उनका वो यूज कर रहे हैं और मिस यूज भी कर रहे हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, ठीक है, जो पढ़ने में रुचि रखता है वो गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो उदंड बच्चे हैं, जैसे मान लिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कोई गेम डाउनलोड कर लेगा, कोई गेम में ही व्यस्त रहेगा, फेसबुक व्हाट्सएप इसी में लगा रहेगा, तो उसमें क्या है, वो सारा उसमें टाइम वेस्ट करेगा और उससे क्या है, शिक्षा का स्तर जो है नीचे गिरता चला जाएगा। इससे हानियां काफ़ी हैं, ठीक है, इससे जो है हानियां, आजकल जितने भी केसेस आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जितने भी जो भी है, तो उसमें क्या है, सारा इसमें ये इंक्लूड किया गया, जिससे क्या है, एक व्यक्ति के दिमाग में क्या है, एक नेगेटिविटी आ जाती है, उससे वो गलत काम करने में निपुण हो रहता है और उसको करता ही जाता है। तो उसके लिए क्या है, इसमें एक कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़, बच्चों के पास फ़ोन नहीं देने चाहिए या कुछ भी है। आजकल जो मैक्सिमम बच्चे क्या है, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो सारा कुछ क्या है, टीवी से तो सीख रहे हैं, रेडियो टीवी से सीखेंगे, इंटरनेट से सीखेंगे, और वही वो इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, और उससे क्या है, बच्चों की तो बर्बादी है, इससे माँ बाप का नाम भी खराब होता है। तो कला मनोरंजन के रूप में आप अपने पॉइंट्स डाल के लिख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और इसके जो कुछ पॉइंट्स बचे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और किसी को अगर ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, और लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।